नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज पूरा देश यही चाहता है, सरेंडर करो मौलाना साद। ये सरेंडर इसलिए जरूरी है क्योंकि मौलाना साद की कोरोना फैलाने वाली तकरीरों ने देश में बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। मौलाना खुद तो क्वारंटीन हो गया है, लेकिन उसने अपनी ही सभा में शामिल हुए तबलीगियों को कोरोना से मरवा दिया। ये सरेंडर इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के बाद जांच शुरू होगी और कोरोना फैलाने वाले गुनहगारों को सजा भी मिलेगी। कई मुस्लिम धर्मगुरु और नेता भी आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। आपको सताने वाली दो किस्में हैं, एक बाहर रहकर सताने वाले, एक साथ रहकर सताने वाले। ये सियासत का मिजाज ये होता है कि अपने हिमायती को नवाजो, अपने हिमायती को उभारो, ये सताने वालों पर एहसान किया जावे। एहसान तो बहुत दूर की बात है। ये आवाज मौलाना साद की है। ये मौलाना साद की नई तकरीर है जिसमें कोई पछतावा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, देश से कोई माफी भी नहीं है। मौलाना साद की इस नई तकरीर में सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड है। मौलाना की कोरोना वाली तकरीर देश को काफी सता चुकी है, लेकिन मौलाना साद ये आरोप लगा रहा है कि लोग तबलीगी जमात को सता रहे हैं। ये सब्र के जरिए इन रुकावटों से गुजरा जाता है, सब्र के जरिए रुकावटों से गुजरा जाता है। कि आपको सताने वाली दो किस्में हैं, एक बाहर रहकर सताने वाले, एक साथ रहकर सताने वाले। अहले दुनिया का तरीका यह है कि वह अपने हिमायती को उभारते हैं, इससे फसाद बढ़ता है। ये हमारा हिमायती है, हमारा आदमी है, ये हमारा आदमी है, हमारा हिमायती है। जी हाँ, ये सियासत का मिजाज है। ये सियासत का मिजाज ये होता है कि अपने हिमायती को नवाजो, अपने हिमायती को उभारो, अपने हिमायती को आगे लाओ। नफ्स इस पर आमादा नहीं होता कि सताने वालों पर एहसान किया जावे। एहसान तो बहुत दूर की बात है, सताने वालों से मुकाबला किया जावे। ये मिजाज है। मौलाना साद अपने ऑडियो टेप में मजहब की बातें करके अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके गुनाह छुपाए नहीं छिप रहे। अब जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने भी मौलाना साद और उसके करीबियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मरकज को मिलने वाली विदेशी फंडिंग और मौलाना साद के बैंक अकाउंट की जांच शुरू हो गई है। क्राइम ब्रांच की टीम को पहले ही मरकज से जुड़े बैंक अकाउंट और मौलाना के बैंक अकाउंट की मनी ट्रेल पर शक था। सूत्रों के मुताबिक मरकज के अकाउंट्स में अलग अलग देशों से मोटी रकम आई थी। इसके अलावा विदेशों से हवाला के जरिए भी मोटी रकम मरकज में पहुंची थी। दिल्ली समेत तमाम राज्यों में मरकज से जुड़े बैंक अकाउंट को खंगाला जाएगा। मरकज के अलावा बाकी पदाधिकारियों और सदस्यों के बैंक अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है। क्राइम ब्रांच मरकज से जुड़े लोगों को सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। मौलाना साद ने भी क्राइम ब्रांच को यह जवाब दिया है। वो लॉकडाउन के बाद 4 मई को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा। तबलीगी जमात का अमीर मौलाना साद खुद को देश के सिस्टम से ऊपर समझता है। मौलाना साद का रवैया ऐसा है जैसे वो जांच में शामिल होकर देश पर एहसान कर रहा हो। देश की सेहत का ग्राफ बिगाड़ने वाले मौलाना साद से आज पूरा देश कुछ सवाल पूछना चाहता है। पूरे देश में कोरोना फैलाने का सोर्स बनने के बाद लोगों से माफी क्यों नहीं मांग रहा मौलाना साद? ऑडियो टेप जारी करके, मजहबी बातें करके अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या ऑडियो टेप जारी करके अपने समर्थकों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है मौलाना साद? मौलाना साद को कितने देशों से फंडिंग मिल रही है? मौलाना साद अब तक क्यों छिपा है? मौलाना साद जांच के लिए किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मौलाना की भड़काऊ तकरीर हमने आपको सुनाई। कोरोना का मीटर जिस तरीके से पूरे देश में तेजी से फैला है, उसके बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं मौलाना साद पर, क्योंकि
कई सारे कोरोना पॉजिटिव केसेस ऐसे हैं जो तबलीगी जमात के लोगों से जुड़े हुए हैं और वहां से कुछ वायरस फैला है और इसीलिए बार बार मौलाना साद के लिए अपील की जा रही है। पूछा जा रहा है कि आखिर वो देश के सामने क्यों नहीं आते हैं और क्यों सरेंडर नहीं करते हैं। इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक पर्सन शाजिया इल्मी जी जुड़ गई हैं, हमारे साथ मौलाना सैयद उल कादरी जी जुड़ गए हैं, साथ ही तबलीगी जमात के स्पोक पर्सन, मरकज के स्पोक पर्सन हमारे साथ मुजीबुर रहमान जी जुड़ गए हैं। मुजीबुर जी, स्वागत है आपका भी। और साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर एमएच खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सभी से बारी बारी से बात करेंगे। कनेक्शन अभी धीरे धीरे सभी मेहमानों से हमारा जुड़ेगा। मौलाना सैयद उल कादरी और डॉक्टर एमएच खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाकियों को आप फिलहाल विंडोज में देख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा मौलाना सैयद उल कादरी जी कि भड़काऊ तकरीरें करने का वक्त है मौलाना साद के पास, लेकिन देश के सामने आकर ये कबूल करने का वक्त नहीं है कि गलती हो गई है, सरेंडर कर रहा हूं। मौलाना साद की जो पहली आज आपके पास एक अब तकरीर आई है, सबसे पहली तकरीर जो आई थी कि मस्जिद में मरने से बेहतर कौन सी जगह है, मरना है तो मस्जिद में मरो, इस तरह की जो पहली तकरीर आई थी, उसी वक्त नेशनल मीडिया पे मैंने स्ट्रांगली कंडेम किया था और ये कहा था कि ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद की तालीमात के खिलाफ है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहीं पर अगर वबा फैली है, कहीं वायरस फैला है, उस जगह पे आप मत जाइए और जहां पर वायरस फैला है वो लोग उस जगह छोड़ के सेफ मुकाम पर भी ना जाएं, वहीं पर क़याम करें, वहीं पर रहें और सब्र करें, अल्लाह ताला से दुआ करें और आपके उस सब्र का परवरदिगार आलम आपको अजर व सवाब अता फरमाएगा। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, जिसको मौलाना साद ने ख़तई तौर पे उसकी खिलाफ वर्जी की और लोगों को ये वर्गलाया कि आप यहाँ पर रहें और मस्जिद में आके मरें, अगर मिलना है तो जरूर मिलें, ये सब साजिश है, इस तरह के बयानबाजी हुई। मौलाना साद इस वक्त अगर कहीं भी बैठे हैं जहां पर छुपे हुए हैं, अगर वो इस वक्त मौलाना सैयद उल कादरी को इंडिया टीवी पर सुन रहे हैं तो जरा गौर फरमाएं कि ये भी मौलाना साहब हैं और ये भी बता रहे हैं कि क्या कुरान में कहा गया है, क्या खुदा कहता है और उस हिसाब से अमल किया जाना चाहिए। लेकिन आप है मौलाना साद साहब, आप छुपे बैठे हुए हैं, आप सरेंडर करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर एमएच खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब, जो बात कादरी साहब कह रहे हैं कि जो किया जाना चाहिए था वो किया नहीं और अब जो कर सकता है मौलाना साद वो करने के लिए तैयार नहीं है, ना तो कोई माफी और ना ही सरेंडर के लिए सामने आ रहा है। इस तरीके के ऑडियो टेप रिलीज करके वो बताना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं तो कादरी साहब की बात की तायद करता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मौलाना साद को मौलाना न कहिए, आप शैतान कहिए उसको, शैतान साद कहिए उसको, क्योंकि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ना माने, जो उनके औलिया इकराम को ना माने, जो मौला अली मुश्किल कुशा को ना माने, जो गौस पाक को ना माने, जो ख्वाजा गरीब को ना माने, जो उनके बताए हुए रास्ते पर ना चले, वो शैतान होता है, मुसलमान नहीं हो सकता है। साफ साफ मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि इस्लाम में सिखाया है भाईचारा, इस्लाम का नाम है एक दूसरे से मोहब्बत करना। इस्लाम तलवार की जोर पर नहीं, मोहब्बत, इखलाक और अपने किरदार से फैला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कादरी साहब को अच्छी तरह से पता है, मैं तो बहुत मामूली सा जाहिल इंसान हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका, जब बीमार पड़ गई वो, तो उसका हाल चाल लेने गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितने लोगों ने ऊंट की उजड़ी फेंकी, तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बद्दुआ नहीं दिया। ये मौलाना साद जो आप मौलाना जिसको बता रही, मैं शैतान साद कहता हूं कि इसने इस्लाम को बदनाम किया, इसने तमाम मुस्लिम समाज के लोग जो मुसलमानों में अल्लाह के रसूल पर यकीदा रखते हैं, उसको इसने बदनाम किया। ये एक दुकान चलाता है, एनजीओ चलाता है, ये पैसे के लिए काम करता है। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि इसे मौलाना साद नहीं बल्कि शैतान साद कहा जाना चाहिए और ये दुकान चलाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मुजीबुर रहमान तबलीग से ही जुड़े हुए हैं, स्पोक पर्सन है तबलीग जमात के। मुजीबुर रहमान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो मुजीबुर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
मुझे बहुत हल्की आवाज आ रही है आपकी। जी, मैं कोशिश करूंगी कि वॉल्यूम का लेवल जरा थोड़ा बढ़वाया जाए। क्या मुझे आवाज में इको है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपका सवाल। इको है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा ऑडियो जो है ठीक करने की कोशिश करें। मैं तब तक शाजिया जी आपके पास आती हूँ। शाजिया जी, एक सुर में कादरी जी, खान साहब ये कह रहे हैं कि मौलाना साद को मौलाना कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें शैतान साद कहना चाहिए। वो छिपा बैठा हुआ है, सरकार उसे निकाल कर बाहर करने के लिए क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस पूरे केस को डील कर रहा है? आप तो सरकार की हिमायती हैं, आप सरकार की स्पोक पर्सन हैं, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, मुझे लगता है मेरे दोनों भाइयों ने जो बात अभी रखी है, मैं उनके साथ पूरी तरह से हूँ, और ये शैतानी सोच ही हो सकती है। तबलीगी जमात जो है आम मुसलमानों को, जो अपने आप में मुकम्मल मुसलमान है, उनको और बेहतर मुसलमान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो जो कुरान शरीफ है, जो इस्लाम का तरीका है, उसी से भटकाया जा रहा है उनको। ऐसी बातें वहां पे कही जा रही हैं जिससे सुनकर कोई भी आम मुसलमान परेशान हो जाएगा। तो जो भी इंसान इस तरह की बात को सामने रखता है, मुसलमानों को खुदकुशी करने पर आमादा करता है, हलाकत के रास्ते में ले जाता है, और बाकायदा उनसे कहता है कि अगर मर्ज है तो वहीं पे रहो, और मस्जिद से बेहतर जगह नहीं है, और अपने को सुपुर्द नहीं करो और छुपे रहो, तो वो कैसा इंसान हो सकता है? वो शैतानी सोच ही हो सकती है। तो मुझे लगता है उनके खिलाफ जो बात अगर होती है, और बहुत से लोग ये कह भी रहे हैं कि ये जो है मुसलमानों के जिल्लत के पात्र बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे कि खान साहब ने भी कहा, कादरी साहब ने कहा, बहुत ही एहतराम के साथ मैं उनको सलाम करती हूँ और कहती हूँ इस तरह की बातें आनी चाहिए, ताकि एक आम सीधे साधे मुसलमान को, जो ऐसे शैतानी सोच वाले मौलानाओं के चंगुल में फंसे हुए हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, और उनकी वजह से बाकी मुसलमान किस तरह की जिल्लत महसूस कर रहे हैं, खौफ महसूस कर रहे हैं, कम से कम सामने आकर बोले। जहां तक प्रशासन की बात है, योगी जी ने साफ साफ कहा है कि इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी, अगर ये नहीं सामने आए, अभी भी छुपे रहे, क्योंकि 1800 से ज्यादा, लगभग 1900 लोग जो हैं अभी भी लुकआउट नोटिस पर हैं। और सोचिए वो बाकी किस तरह से ना ही अपनी जान डाल रहे हैं खतरे में, बल्कि आसपास के अपने लोगों की भी। कितनी अफसोस की बात हो रही है कि इतना बेहतरीन चल रहा था लॉकडाउन का पूरा, वो लोग वो पालन कर रहे थे, लेकिन एक ही सोच से, इसकी वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम हुई, हम सब लोगों को जिल्लत महसूस हुई, शर्म महसूस हुई। जिल्लत तो और मेरी फिर से गुजारिश है, लेकिन जिल्लत और शर्म से मौलाना साद का शायद कोई वास्ता नहीं है। एक बार मैं फिर से कोशिश करूंगी। मुजीबुर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मैं एक बार फिर से कोशिश कर रही हूं कि जल्द से जल्द उनसे संपर्क साधा जा सके, क्योंकि जवाब उन्हें देना है तबलीगी जमात की ओर से। और मीनाक्षी, उन्होंने अभी तक ना तो माफी मांगी है, ना अपनी गलती मानी है। बार बार आकर ये दुनिया भर की वो बातें कर रहे हैं, पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं, सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये वक्त सियासत का नहीं है, और कम से कम जो लोग मजहबी बात करते हैं वो सियासत में इतने मुलव्विस क्यों होंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। तो उनको कम से कम माफी मांगनी चाहिए और सरेंडर करना चाहिए और जिम्मेदारी निभानी चाहिए, देश के लिए, कौम के लिए, इंसानियत के प्रति सामने उनको आना चाहिए। शाफिया जी, यही तो अपील बार बार की जा रही है, लेकिन वो है कि सामने आने के लिए तैयार नहीं है। कादरी जी, मैं मुस्लिम धर्म की नहीं हूँ, मेरे इस धर्म के बारे में कोई समझ नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, शायद पूरा देश भी आपसे ये समझना चाहेगा कि इस धर्म में क्या कहा जाता है कि गलती करो और छिप जाओ, सामने ना आओ, गलती पर माफी मत मांगो, क्योंकि यही तो वो बार बार मौलाना साद कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, उनका नया ऑडियो टेप है कादरी जी, उसमें वो ये कह रहे हैं कि सताया जा रहा है। देखिए, मजहब इस्लाम तो ऐसा मजहब है जिसमें कहा गया कि अगर आपका जो पड़ोसी है, अगर वो चैन से नहीं रह सक रहा है आपकी वजह से, तो आप अच्छे मुसलमान कतई नहीं कहलाए जाएंगे। और अगर रास्ते में अगर कोई पत्थर भी पड़ा हुआ है तो आप उसको हटा देंगे ताकि किसी और को इससे नुकसान ना हो, ठोकर ना खाए, तो आप बेहतरीन मुसलमान हैं। तो ये तो तालीमात है। लेकिन जहाँ तक ये मौलाना साद का, ये जब तबलीगी जमात का जो ताल्लुक चल रहा है, मैं मौलाना साद जहाँ पर ये खता पे हैं, गलती पे हैं,
उसमें मैं ना हुकूमत को भी जिम्मेदार खड़ा करता हूं, क्योंकि 18 मार्च को तबलीगी जमात के कुछ लोग जो इंडोनेशिया से आए थे, वो लोग जो है तेलंगाना में करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में पकड़े गए थे और उनको उनके पास से कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। उसके बावजूद भी मरकज पे लोगों को खाली नहीं कराया गया, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आपके इस सवाल के साथ में शाजिया जी के पास जाऊंगी, लेकिन मुजीबुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। काफी देर की ये चर्चा हो चुकी है, 15 मिनट की चर्चा के बाद अब मुजीबुर जी जुड़े हैं। बहुत सारे इल्जाम तीनों मेहमानों ने आप पर लगाए हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि मौलाना साद जब अपने ऑडियो टेप में ये कहते हैं कि सताया जा रहा है, कौन सता रहा है उन्हें? मैं आपको बता दूं, सताया ये जा रहा है कि जो लोग खुद विक्टिम हैं उनको अक्यूज के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है। उनको इस तरीके से किया जा रहा है कि जैसे सारा कराधारा उनका है और सारा कोरोना के जिम्मेदार वही हैं। तो विक्टिम्स को और जो जमात के और भी लोग हैं उनको विक्टिम्स को और अक्यूज के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। यह है सबसे बड़ा सताना, कि जहां पर आदमी खुद सफर कर रहा हो और उसको आप कह दे कि नहीं दोषी भी आप ही हैं। अच्छा मुजीबुर जी, मौलाना साद कैसे सफर कर रहे हैं? वो कैसे परेशान है? अगर वो इतना परेशान है, इतना सताए गए हैं, तो वो छिपे हुए क्यों हैं? वो बाहर आ जाएं। किसने कहा छिपे हुए हैं? अगर आप उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो छुपे हुए हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ है वो? मैं बता रहा हूँ, वो हिंदुस्तान में ही है और हिंदुस्तान के कानून की इज्जत करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं और कानूनी दायरे में पॉसिबल वो कर रहे हैं। पूरी एजेंसी जो है, पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि वो कानून की इज्जत करते हैं। मुजीबुर जी, आप तो खुद एडवोकेट हैं। जब ईडी उन्हें ढूंढ रही है तो कानूनी समझ तो आपकी भी है। आप बता दें, जब ईडी उन्हें ढूंढ रही है तो वो कानून की इज्जत करते हुए खुद कानून के सामने क्यों नहीं आ जाते? तो ईडी ऑफिसर ने आपको अप्रोच किया कि आप मुजीबुर रहमान से पूछ के बताएं, वो ईडी वाला मुझे अप्रोच कर ले। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, पुलिस ने उनको नोटिसेस भेजे थे, उसके उन्होंने जवाब भी दिए। तो ये अननोन लोकेशन से तो बात नहीं हो रही ना सारी चीजें। मैं अभी भी आपकी बात नहीं समझ पाई। आप ये कह रहे हैं कि दाएं हाथ से आप दाएं कान को मत पकड़िए, आप बाएं कान को पकड़ लीजिए घुमाकर। ये क्या मतलब हुआ? मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अगर मौलाना साद के पास सुनते करस्पॉन्ड कर रही है, जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कर रही है, तो बिना मुजीबुर जी मेरे सवाल का जवाब नहीं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जहां भी है इस वक्त मौलाना साद, वो पहली बात तो ये ऑडियो टेप के जरिए बात करते हैं, वो क्यों नहीं खुलकर सामने आते और क्यों नहीं दो तरफा बातचीत होती है? क्यों एक तरफा वो बात कर रहे हैं? मैं आपको तकरीबन 2 साल की है, इंसिडेंट्स उठा के दिखाइए जहां जमात को या कोई पॉलिटिकल मीडिया में कोई इंटरव्यू दिया हो आज तक। ये पहला इंसिडेंट ऐसा है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज उनके सामने इस तरीके की मसले सामने आके खड़े हुए हैं और उनका स्टैंड आज भी वही है कि वो किसी पॉलिटिकल चीजों में ना पार्ट बनना चाहते हैं, ना किसी मीडिया में और टीवी डिबेट पर बैठना चाहते हैं, ना बैठ के। ये पॉलिटिकल मामला लगता है आपको मुजीबुर जी? देश के इतने लोगों की जान संकट में है, आपको ये मामला पॉलिटिकल लगता है? तबलीगी जमात के मरकज की वजह से इतने सारे लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गए, आपको पॉलिटिकल लगता है? ये मानती हैं कि तबलीगी जमात की वजह से संकट है? मैंने आपसे कहा कि तबलीगी जमात की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से ग्रसित हो गए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये मामला पॉलिटिकल कैसे हो गया? मैं इसलिए हो गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तबलीगी जमात की वजह से संकट है, हाँ या? तबलीगी जमात में वहां पर मरकज में शामिल होने वाले इतने जमाती जो देश के अलग अलग कोनों में गए, जिन्होंने सरकार को, प्रशासन को इतला नहीं दी, जिन्होंने दिल्ली सरकार की नोटिफिकेशंस को इग्नोर किया और बिना उनकी बात माने हुए वो देश के अलग अलग कोने में अगर वायरस फैलाते रहे तो ये किसकी गलती है? मुजीबुर जी, पहले तो चोरी फिर सीना चोरी। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर 15 से लेकर के 23 मार्च तक 15 लाख आदमी है जिसकी ना स्क्रीनिंग हुई, ना सर्वेलेंस हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा जी ने
हर स्टेट को आपको ये पता है ना मुजीबुर जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है आपको ये पता है ना? कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का होता है। कई बार 14 दिन में लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, कई बार स्क्रीनिंग में भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये था कि अगर मौलाना साद गलत नहीं है, अगर मौलाना साद गलत नहीं है तो वो कानून को अपने आप को सुपुर्द क्यों नहीं कर देते हैं? और आप उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि तबलीगी जमात की वजह से केसेस बढ़े। आपको एक आंकड़ा मैं दिखा देती हूँ, उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा मामले। मुजीबुर जी, आप आंकड़े जानना चाहते थे ना, आप आंकड़े देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में 68% मामले तबलीग जमात से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु में 90% मामले, 90 मुजीबुर जी बार बार सुनिए और गौर से सुनिए, तबलीगी जमात से जुड़े हुए। कर्नाटक के 15% मामले तबलीग से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में 20%, राजस्थान में 30%। ये मैं आपको 13 अप्रैल तक के आंकड़े बता रही हूँ। 13 अप्रैल तक के आंकड़े में देश के कुल 35% कोरोना पीड़ित तबलीग जमात से जुड़े हुए हैं। और आप सीना ठोक के ये सवाल पूछते हैं, आप ये सवाल पूछते हैं कि किसकी वजह से कोरोना वायरस से ग्रसित हुए हैं। मुझे आंकड़े बताएं, मैं इसका गणित समझा दूं आपको, मुझे 10 सेकंड दे दें। बोलिए। भारत सरकार के हिंदुस्तान के अंदर 2.5 लाख टेस्ट हुए हैं 30 करोड़ पॉपुलेशन में, उसमें 4% पॉजिटिव है। मुझे समझ में एक बात, आप 10 सेकंड नहीं देना। सुनिए शाफिया जी इन्होंने 10 सेकंड मांगे, शाफिया जी इन्होंने 10 सेकंड मांगे, मैं आपको 20 सेकंड देती हूँ, आप अपनी बात अच्छे से पूरी करें। इसे सुनना चाहती हैं? जी जी, ये क्या बुलाइए, आप पॉजिटिव बोलेंगे जिसका आप टेस्ट करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 6 करोड़ कोरोना पॉजिटिव है सरकार के हिसाब 2.5% है, तो 38 करोड़ होंगे। आप क्या गणित छुपाना चाहते हैं? आप मैथमेटिक्स की क्लास लेने के लिए आए हैं? आप मैथमेटिक्स की क्लास बता रहे हैं, आप गणित सिखा रहे हैं सर? मुजीबुर जी, इतने गंभीर विषय पर आप गणित सिखा रहे हैं? शाजिया जी नहीं, ये सिर्फ चालाकी है। देखिए, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ चालाकी है। और अभी भी गुमराह कर रहे हैं और उनको लगता है कि सब बेवकूफ हैं। इन सब बातों से काम नहीं चलेगा भाई साहब। आप पहले दिन से मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप क्यों कर रहे हैं इस तरह की चालाकी को? बुनियादी फर्ज तो हर एक इंसान का, हर एक मजहब में सच बोलना होता है। आप अभी भी इधर आए बाएं शाये भाग रहे हैं, आप क्यों नहीं सच बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं माफी मांग रहे हैं? और आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमारे मरकज की वजह से हम लोगों ने जहानत के रास्ते में मुसलमानों को झोंका है और उसकी वजह से हमारे देश में इन्फेक्शन के केसेस बढ़े हैं। और उसकी नहीं होता है, एक एक करके हम लोग सुपर स्प्रेडर हैं। सच तो बोले। शाफिया जी, मुजीबुर जी, एक मिनट रुक जाइए। मुझसे ना पूछिए, आप इनसे पूछिए। जी जी, आप मुझसे ना पूछिए। मुझे मालूम है आपको, आप बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी तरह से सरकार को आड़े हाथ लेना है और सच को नहीं सच बोलना चाहते। आप क्यों इधर उधर भाग रहे भाई मेरे? आप हाथ तो जोड़ के कहिए कि हम लोग जिम्मेदार हैं। इतना इजाफा मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मैं अपने एक वर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? एक मिनट शाफिया जी, आप होंगी जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। शाफिया जी एक मिनट रुक जाइए। के बाद भी शाफिया जी एक मिनट रुक जाइए, विदेशों एक मिनट रुक जाइए। मुजीबुर जी के बाद 64 क्या हमारे मौलाना साहब जो है गलत सोच जो है उसको दिखा रहे थे? मैं नहीं कहा, जो उनके वीडियोस हैं जो तबलीगी मरकज के वेबसाइट पर 26 मार्च की जो उनकी स्पीच है उसमें हम सुन सकते हैं। लोग शाफिया जी, मुजीबुर जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, सबको बोलने का मौका बराबर मिलना चाहिए। शाफिया जी सही है। शाफिया जी, आई गॉट योर पॉइंट। एमएच खान साहब, पहली बात ये, मुजीबर जी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि तबलीगी जमात का रोल है। मैं कहती हूँ जाने अनजाने में अगर ये गलती हो गई है तो इसे एक्सेप्ट कर लेने में क्या बुराई है? नहीं, मैं इस चीज से तायद नहीं करता हूं कि एक्सेप्ट कर लीजिए, माफी मांग लीजिए। इन पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इन लोगों ने गुनाह किया है। देखिए, मैं लखनऊ में बैठा हूं, लखनऊ में सदर इलाका है, कसाई बाड़ा एक मोहल्ला है, उसमें 16 जमाती ठहरे हुए थे जिसमें 12 पॉजिटिव पाए गए। उसको हॉट स्पॉट किया गया, सारे लोगों को जांच किया गया। आज की डेट में 82 लोगों को कोरोना हो गया है।
ये सब जमाती लोगों ने फैलाई है। और साजिया इल्मी साहब, आप इस बात से मैं इत्तेफाक आपसे नहीं रखता हूं कि माफी मांग लें, माफी नहीं। आप देखिए केंद्र में बैठी हैं, इनको पकड़वाइए, इन पर 307, 302 का मुकदमा कायम कराइए। और ये इतना रहमदिली मत दिखाइए साजिया जी कि ये माफी मांग लें, नहीं, इनको पकड़वाइए। ये आदमी जो बैठा है यही बताएगा पता, ये आदमी जो बैठा है यही पता बताएगा कि कहाँ शैतान असाद बैठा है। उसको पकड़वाइए, उससे सब उगलवाइए। और इसकी बिल्डिंग जो मरकज की बिल्डिंग है, ये वहाँ आदमी इसके खड़े होकर कहते हैं कि हजरत निजामुद्दीन वहाँ कहाँ जा रहे हो, वो तो मिट्टी में मिल गए। ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, ये औलिया किराम को नहीं मानते। ये जाहिल लोग, ये जाहिलों ने पूरे मुसलमान कौम को बदनाम कर दिया है। इन जाहिलों का सजा एक ही है, इनको जेल में बंद किया जाए और डंडे इनको मारे जाए। ये पढ़ा लिखा जाहिल आदमी बैठा बोल रहा है, जाहिल आदमी, ये किसको अपने बाप को भी नहीं मानता होगा कि इसके बाप ने इसको पैदा किया है। ये अपने माँ बाप को भी नहीं मानता होगा। जब ये अल्लाह के रसूल के नबी खान साहब थोड़ा सा धैर्य रख लें। और मीनाक्षी, मुझे भी तकलीफ हो रही है, आज देश बर्बाद हो रहा है, आज देश बर्बाद हो रहा है, कौम बर्बाद हो रही है, कौम बदनाम हो रही है। थोड़ा कुछ नहीं, मुजीबुर जी, कुछ नहीं, मुजीबुर जी, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। खान साहब, आपने अपनी बात पूरी कर ली, इस्लाम कौम को बदनाम कर दिया। खान साहब, आपने अपनी बात पूरी कर ली। मुजीबुर जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं फिर से वहीं आती हूँ। आखिर इन्हें सता कौन रहा है? मौलाना साद को कौन सता रहा है? वो तबलीगी जमाती जो डॉक्टर्स और नर्सेस पर थूक रहे हैं, वो सता रहे हैं? या वो तबलीगी जमाती जो बॉटल्स में पेशाब भरकर अपनी खिड़कियों से बाहर फेंक रहे थे, वो तबलीगी जमाती सता रहे हैं? या फिर वो जो बार बार करने के बाद भी अस्पताल में एक साथ बैठकर नमाज पढ़ते हैं, ये समझाने के बावजूद कि कोरोना वायरस ऐसे नहीं खत्म होगा? मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। क्या बोल रहे हैं? अगर आप दे दो के खिलाफ लड़ूंगा। मुजीबुर जी, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है और सही वर्जन तबलीगी जमात का हमारे सामने आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं दोबारा कनेक्ट करवा रही हूँ। कादरी साहब, बहुत ही कॉमन सेंस की ये तो बात होती है। बार बार ये कहा जा रहा है अस्पतालों के अंदर भी कि आप एक साथ बैठ के नमाज मत पढ़िए। इसके बावजूद जो फीडिंग की गई है ना मौलाना साद की, वो फीडिंग इन लोगों का ब्रेन वॉश कर चुकी है। बार बार समझाने के बाद भी अगर लोग नहीं समझते हैं तो क्या किया जाए? देखिए, गैर जिम्मेदार लोग हिंदुस्तान में हमारे अपने हम वतनी हैं, इसको मानना पड़ेगा आपको। हर जगह पर आप देख रहे हैं, जैसा कि आपके ही रिपोर्ट सब भी आपने पेश किया कि जिस तरह कलबुर्गी में, जो कि असल नाम उसका शायद गुलबर्गा है, वहां पर जिस तरह से यात्रा निकाली गई और बॉम्बे के कई बाजारों में लोग गैर जिम्मेदारी तौर पर, और उससे हटके जहां पर वेजिटेबल मार्केट्स में आप देख रहे हैं कि लोग हिंदुस्तान भर में बहुत सारे जगहों पे शिकायत आ रही, लोग भीड़ आ रहे, तो उन्हीं जहनियत के कुछ लोग जो मजहब से उनका ताल्लुक नहीं है, बल्कि हमारे बेसिकली हमारे हिंदुस्तान में गैर जिम्मेदारी का एक लोगों में एक जो है वो मानना पड़ेगा आपको। उसको मजहबी एंगल से हटके में भी अगर आप देखें तो गैर जिम्मेदारी है, वो मजहब के हिसाब से देखेंगे तब भी गैर जिम्मेदारी। अभी जैसा कि कल हैदराबाद में कल जो है हमने यहाँ पर मुफ्तियों का और उलमा इकराम का एक बयान जारी किया, फतवा जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि रमजान शरीफ में जो स्पेशल प्रेयर्स होते हैं तरावी के, वो तमाम तरावी के जो है प्रेयर्स को मस्जिदों से कैंसिल कर दिया गया और लोगों से गुजारिश की गई कि आप अपने घर में पढ़ें और किसी किस्म की कोई इफ्तार पार्टी इस रमजान में हम नहीं करेंगे। इस बात का हमने सबने तय किया और जो भी पैसे इफ्तार कराते थे या पार्टी करते थे वो गरीबों में बांटा जाएगा। तो मजहब एक अलग चीज है और गैर जिम्मेदार लोग अलग चीज। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि
जो हाथ खुदा की इबादत में उठते हैं रमजान के दौरान वो वैसे ही उठेंगे, लेकिन इफ्तार पार्टी नहीं होगी, ना लोग मस्जिदों का रुख करेंगे। ठीक वैसे ही वो जो आपने कलबुर्गी का जिक्र किया, वहां पर भी प्रशासन ने एक्शन लिया। ना सिर्फ आयोजकों पर एक्शन लिया गया, बल्कि अगर पुलिस प्रशासन से कोई गलती हुई है तो उस लेवल पर भी एक्शन लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर तबलीगी जमात अपने ऊपर जिम्मेदारी से सिरे से उसे नकार रही है, सिरे से खारिज कर रही है, और यही चिंता का विषय है कोरोना क्राइसिस के चलते। जी अपनी बात पूरी कर लें। मीनाक्षी जी, देखिए आप कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हुकूमत हिंद की है, प्राइम मिनिस्टर की है, होम मिनिस्टर की है। एक मौलाना साद की गलती पर सारे हिंदुस्तान को खतरे की घंटी में नहीं डाला जा सकता, खतरे के लेवल में नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल क्योंकि सही हमारी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट सेशन वो चलाते रहे। मध्य प्रदेश, बिल्कुल कादरी साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। एक सांचे और एक खांचे में किसी को डाला नहीं जा सकता, और दूसरा ये ऐसी गंभीर बीमारी है, इसे धर्म के सांचे से भी, धर्म के चश्मे से भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन कोफ्त तब होती है, दुख तब होता है कि जब बार बार समझाने के बावजूद एक ही गलती को फिर से दोहराया जाता है। माफ कीजिएगा, समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कादरी साहब आपका, खान साहब आपका, शाजिया जी आप भी हमारे साथ जुड़ी। मुजीबुर रहमान जी को हम और सुनना चाहते थे, लेकिन समय की कमी और दूसरा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारी बातचीत हमें यहीं पर रोकनी होगी। इस वक्त ये एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, कोरोना